लेक्चर नंबर 2। आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कैश ऑफ क्रेडिट देखा होगा, आज हम लोग उससे एक कदम आगे बढ़े, कैश ऑफ क्रेडिट क्या है। और आज का जो लेक्चर है ना, वो एक्चुअली में हम लोग ये समझ लो, हम लोग पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग सीख रहे हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? हमारा इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम भी जाएगा, आप लोग के लिए थोड़ी बहुत मेहनत भी आएगी, और इस बार मैं मेहनत करने के लिए आपको दूंगा। बराबर? हो सकता है आपको जब होमवर्क मिले, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है, सैटरडे संडे और सैटरडे संडे होगा आपके पास, मंडे को सबमिट करना होगा आप लोग को होमवर्क। हो सकता है वो होमवर्क अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो आपके हाथ भी दर्द। क्लियर है? पर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है। जब मैं बोलूं क्या ना, करवान उच्च, तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं। भाई ने बोला करने का तो करने का। कोई अपने मेमोरी पे ज्यादा भरोसा मत करना कि सर मैं एक बार करता हूँ तो याद रहता, 2 बार। मैं आपको अनगिनत एग्जांपल्स दे सकता हूँ ये लेक्चर के अंदर के भी, जहां पे हम लोग जैसे लेक्चर में 3 में है, 4 में जाएंगे, जो उस बंदे को अपने पे बहुत भरोसा है कि मुझे याद रह जाता है, वो उतनी बार लोचे मारेगा आंसर दे। इसलिए अपने पे कोई ज्यादा भरोसा करना मत, जो मैं बोलूँ वैसा कर। क्लियर है? आज हम लोग बात कर रहे हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, और इसका चैप्टर का नाम भी है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। पर आज हम लोग बात करें इसके पीछे वाले पार्ट जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस के अंदर कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, और ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम किसने चालू की थी? थियरी के लिए याद है, लूका पासियोली ने इटली के अंदर 1494 के अंदर की हुई थी, और फिर उसको डेवलप किया हुआ था इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई भी अकाउंट है, अकाउंट क्या होता है? तो जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो वो बन जाता है अकाउंट। वो क्या बन जाता है? अकाउंट। फॉर एग्जांपल, नीलम ने फीस दी, तो एक नीलम का अकाउंट बनेगा। एक नीलम का क्या बनेगा? अकाउंट। मैंने मान लो स्टेशनरी खरीदी, तो मैंने क्या खरीदा? स्टेशनरी, तो स्टेशनरी क्या बन जाएगा? अकाउंट। क्लियर है? मान लो मैंने एक मशीन खरीदा, तो मशीन क्या बन जाएगा? अकाउंट। सो देयर आर वेरियस थिंग्स जिसके साथ बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहा है, वो क्या बन जाता है? अकाउंट। वो क्या बन जाता है? अकाउंट। अब इतने सारी चीजों के साथ ट्रांजैक्ट करता है, मैं फर्नीचर वाले के साथ भी ट्रांजैक्ट करता हूँ, मैं एसी के साथ भी कर रहा हूँ, मतलब मशीनरी के साथ भी कर रहा हूँ, इक्विपमेंट्स के साथ भी कर रहा हूँ, लोगों के साथ भी कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट के साथ भी कर रहा हूँ। बिजनेस एक यूकेआईसी सब लोगों के साथ ट्रांजैक्ट करता हूँ, सबका इतने सारे अकाउंट हो गए। अब ये समझो आपके कंप्यूटर के अंदर कितने सारे फोल्डर्स होते हैं, या आपके फोन के अंदर कितने सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो ईच एंड एवरी कॉन्टैक्ट इज एन अकाउंट, ईच एंड एवरी कॉन्टैक्ट इज एन। अब कोई होगा न्यूज़पेपर वाला भैया, आपके पापा के फोन में देखना ऐसे सारे होंगे, न्यूज़पेपर वाले होंगे, बराबर। मिस्त्री का कांटेक्ट नंबर होगा, प्लम्बर का कांटेक्ट नंबर होगा। अब एक दो प्लम्बर नहीं होंगे, 3-4 प्लम्बर वाले के कांटेक्ट नंबर होंगे। मम्मी के अंदर देखना कभी साग भाजी वाले के 5-6 के कांटेक्ट नंबर होंगे, कुछ 3-4 योगा वालों के कांटेक्ट नंबर होंगे, कुछ 2-3 ऐसे होंगे जो ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर रहे हैं उसके कांटेक्ट नंबर होंगे, अभी के सीजन में 2-3 केरी वाले के नंबर होंगे, वो सारे मम्मी के फोन में। तो ये सारे जो अकाउंट है वो कुछ पर्सनल होंगे, जैसे कुछ घर वाले होंगे, है ना, कुछ बहुत नजदीक के रिलेटिव होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दूर दूर के रिलेटिव है वैसे भी होंगे, तो उसको क्लासिफाई तो करना पड़ेगा कौन किस में जाता है। वैसे बिजनेस के साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतनी सारी चीज वस्तुएं जुड़ी हुई है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो वो क्लासिफाई कैसे करना, आज हम लोग वो सीखते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास अकाउंट्स को क्लासिफाई 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक कौन सा होता है? और दूसरा कौन सा होता है? इम्पर्सनल। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है कि वो चीज जिसकी आइडेंटिटी, वो चीज जिसकी आइडेंटिटी, जिसका नाम, जिसका क्या है? नाम। वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, या तो रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। 3 चीज हो सकती है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, या तो रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अगर मान लो ईवा ने फीस दी, ना, ईवा इज एन अकाउंट और ईवा का नाम है, और वो कौन सी है? लिविंग है। इंडसइंड में से मुझे, बराबर, मैंने एफडी रखी थी, उसमें 10,000 रुपए ब्याज आया, तो इंडसइंड में से जो ब्याज है, इंडसइंड वो क्या है? बैंक। क्लियर है? वो क्या है? बैंक। नाम है, आइडेंटिटी है, ओके। पर क्या वो जिंदा है? वो नॉन लिविंग बन गया। क्लियर? एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि जिसको अगर मैं वो चीज दूं तो आपको वो बंदा ही याद है। जैसे कि अगर मान लो, अब एग्जांपल के तौर पे ये देते हैं कि अब वर्धन जो है ना वो बहुत ही लबाड़ है, सख्त लबाड़, एक करे। और एक दिन मैं क्लास में आया और ये बोला, अरे मेरे लबाड़ नहीं है,
आप किसे याद करो? वर्धन को। तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. जब व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट लबार्ड, बट whom I am talking about? वर्धन. क्लियर है? मान लो वर्धन बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा, मैंने क्लास में बोला इंटेलिजेंट नहीं आओ, तो फिर आप किसे कनेक्ट कर रहे हो? वर्धन. सो दिस आर द रिप्रेजेंटेटिव. कुछ बिजनेस में, बिजनेस के अंदर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको जैसे ही नाम बोलो ना तो कुछ ना कुछ लोग या तो कुछ ना कुछ चीज याद आ जाती है. बेसिकली उसके पीछे कोई आइडेंटिटी याद आ जाती है. क्लियर है? तो अगर मैं क्लास में बोलो तूफानी नहीं आता, जे क्लास में तूफानी ऐसे डायरेक्टली याद आई जैसे बता. क्लियर है? तो उसे रिप्रेजेंटेटिव है. तो ये पर्सनल अकाउंट हो गए. फिर कुछ अकाउंट होते हैं जो इम्पर्सनल है, मतलब जो पर्सन के साथ या आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं. उसको दो कैटेगरी में बांट दिया जा सकता है. एक होता है रियल और दूसरा होता है नॉमिनल. रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बेसिकली दो जगह पे डिसाइड किए जाते हैं. एक होता है एसेट. एक कौन सा होता है? एसेट्स. ये सारे के सारे कौन सा होता है? एसेट. आइदर वो टेंजिबल होंगे, आइदर वो इनटेंजिबल होंगे. और दूसरा आता है नॉमिनल. नॉमिनल जो होता है वो इनकम और एक्सपेंस के ऊपर डिपेंड करता है. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम और एक्सपेंस. क्लियर है? तो मेरे पास टोटल अकाउंट्स का पूरा तंबू 3 बम्बू पे खड़ा है. कौन कौन से 3 बम्बू? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल, रियल, नॉमिनल. तो आपको अकाउंट देख के पता चलना चाहिए कि क्या वो पर्सनल है, क्या वो रियल है, क्या वो नॉमिनल. अब मुझे पता है कि आप लोग को इतने सारे अकाउंट्स और बिजनेस का तो पता होगा नहीं, तो मैंने एक लिस्ट बना के दिया. पेज नंबर 21 पे साइज, पेज नंबर 21 पे एक लिस्ट बना के दिया हुआ है. और वो लिस्ट के अंदर मैंने सारे नाम दिए जो आपको काम आ सकते हैं. हम लोग एक एक करके उस नाम की चर्चा कर रहे हैं. हम लोग एक एक करके उस नाम की क्या कर देते हैं? चर्चा कर लेते हैं. तो चलो चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग. चलो सबसे पहला आता है रमीलाज अकाउंट. सबसे पहला कौन सा आता है? नाम पता चल गया. रमीला मतलब कोई बंदा या बंदी होगी. सानिध्य बंदा बंदी. फिर उसके बाद एचडीएफसी बैंक नॉन लिविंग होगा. फिर राम हाई स्कूल अकाउंट नॉन लिविंग. आपकी स्कूल का नाम नॉन लिविंग अकाउंट. क्लियर है? ओम मेडिकल स्टोर नॉन लिविंग. उदय फर्नीचर मार्ट नॉन लिविंग. एलआईसी नॉन लिविंग. प्रोविडेंट फंड नॉन लिविंग. क्लियर है? पीएफ बोला जाता है. प्रोविडेंट फंड को क्या बोला जाता है? पीएफ. सही है? क्या होता है? वक्त आने पे चर्चा. क्लियर है? चलो फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. अब कैपिटल और ड्राइंग्स. तो कैपिटल कौन लेके आता है? बिजनेसमैन, ओनर. देखो जैसे पता है कभी भी अगर तारक मेहता देखा हो तो उसके अंदर ये चीज होती है कि ये जो है ना दयाबेन जेठालाल को कभी जेठालाल करके नहीं बुलाती. वो क्या बुलाती? टप्पू के पापा. तो टप्पू के पापा इज रिप्रेजेंटेटिव. टप्पू के पापा मतलब तुरंत कौन आता है दिमाग में? वैसे ही कैपिटल अगर मैं बोल दूं तो आपके दिमाग में कौन आएगा? मालिक. ड्राइंग्स बोल दूं तो आपके दिमाग में कौन आएगा? मालिक. क्लियर है? फिर उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. भाई किसी ने आपको इनकम एडवांस पे दे के रखी हो, तो अगर मान लो कोई पूछे कोई तुमने फीस वैल्यू आपी हो तो मैंने ये બધા लोगों को याद आई जैसे जिन लोगों ने फीस वैल्यू आपी. क्लियर है? फिर दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस मतलब मैंने किसी को पहले से खर्चे के पैसे दे दिए. प्रीपेड का मतलब क्या है? पहले से किसी को खर्चा दे दिया. अब जब मैंने पहले उसे किसी को खर्चा दे दिया उसे प्रीपेड एक्सपेंस हुआ. तो जिन लोगों को मैंने पहले से पैसे दे दिए होंगे, जैसे ही कोई बोला जाता है कोई पहला पैसा आया था खर्चा માટે મને બધાના ચહેરા યાદ આવી જશે સામે. फिर अनपेड मतलब जिनको मैंने अभी तक पैसा दिया तो वो सारे लोग मेरे दिमाग में आ जाएंगे. अच्छा इन लोग को पैसा देना बाकी है. बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ये दोनों भी कौन से अंदर आते हैं? पर्सनल अकाउंट पे. क्लियर है? तो मैंने पर्सनल अकाउंट का कुछ लिस्ट बना के दिया. नाम हो सकता है आइदर वो जिंदा है या मरा हुआ है, या तो फिर रिप्रेजेंटेटिव. आइदर वो जिंदा है, मरा हुआ है, या मरा हुआ मतलब नॉन लिविंग. क्लियर है? तो वैसे अब आते हैं रियल अकाउंट पे. रियल अकाउंट के अंदर है ना दो चीजें आती है. अब आपके पास रियल अकाउंट दिया हुआ है. हाँ क्लियर. अब रियल अकाउंट के अंदर है ना एक चीज आप लोग खाली याद रखना. आपके अंदर रियल अकाउंट के अंदर यहाँ पे एक गुड्स के अंदर 4 चीजें रियल अकाउंट में आती है. कौन कौन सी? परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न. ये 4 चीजें. अगर कोई बोले परचेस तो गुड्स के अंदर मतलब रियल में आएगा. सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न. क्लियर है? ये याद रखना है. फिर उसके बाद एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, शेयर्स ऑफ अंबुजा. अब देखो यहाँ पे नाम भी है अंबुजा लिमिटेड, तो उसके आगे क्या दिया है?
तो मेरा मेजर इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? क्लियर है? तो अंबुजा सीमेंट सेकेंडरी बन जाता है। तो इस तरीके से डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस नाम तो है, पर मेरा फोकस किसके ऊपर है? डिबेंचर्स। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। सर ये डिबेंचर्स क्या होता है? जैसे मान लो आप लोग बैंक में एफडी रखते हो, बैंक में एफडी रखते हो, मान लो रिलायंस को पैसों की जरूरत है, रिलायंस का नाम भी अच्छा खासा है, और रिलायंस बैंक के पास जाए वे मुझे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो बैंक उसे पैसा नहीं देगी, क्योंकि रिलायंस को पैसे की जरूरत होती है 200-500 करोड़। अब बैंक अगर एक ही बंदे को 200-500 करोड़ दे तो कल रिलायंस के सॉरी बॉस पैसा ना चाहिए तो क्या कि बैंक उठी, तो रिलायंस को चाहिए 200 करोड़। रिलायंस क्या स्मार्ट वर्क करे, 200 करोड़ आपको कितनी बड़ी अमाउंट लग रही है ना, रिलायंस के लिए बहुत छोटी है। कैसे? रिलायंस सोचे कि हमारे देश के अंदर कितने लोग, 140 करोड़, बराबर, उसमें से 40 करोड़ पैसेदार होंगे, 40 करोड़ पैसेदार होंगे, बराबर, 100 करोड़ को तो हटा दे, इस 40 करोड़ में से 20 करोड़ लोग तो रिलायंस को जानते होंगे इंडिया के अंदर, 20 करोड़ जानते। अगर मैं 20 करोड़ लोगों के पास जाके बोलूं भाई रिलायंस ने 10-10 रुपया भी दो, तो लोग देंगे यार। तो उसको 20 करोड़ और सबके पास से 10-10 रुपया लिया तो उसके पास कितने आए? 200 करोड़, हो गया काम खत्म। अब ये तो मैंने कहा 10 रुपए, वो 10 रुपए मांगने नहीं जाएगा, वो 20 करोड़ को बोलेगा 1000 रुपए, 20 करोड़ को क्या बोलेगा 1000 रुपए दो और मैं आपको ब्याज दूंगा बैंक से ज्यादा, एफडी से ज्यादा ब्याज। तो अगर मेरे जैसे बंदे के पास पैसा है तो मैं एफडी के अंदर 1000 रुपए कम रखूंगा और उसको दे दूंगा क्योंकि एफडी से ज्यादा पैसा दे रहा है मुझे। तो मैंने उसके क्या खरीद लिया, डिबेंचर खरीद लिया। मैंने पैसे किसको दिए, मुकेश अंबानी को लोन दी, मैंने मुकेश अंबानी को क्या दे दी, तो अब मेरे लिए एसेट हो गया कि मैं माना ब्याज मोड़ सके। क्लियर है? ये मेरी क्या बन गई, एसेट हो, और उसको मुकेश भाई को मिल जाएंगे 20,000 करोड़। उसमें से आनंद भाई क्या है, वो बनतारा बना है, तो अपना अपनी पेट में दिक्कत आती नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? चलो अब आता है कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे हमारे एसेट्स, ये सारे क्या हमारे एसेट्स। तो रियल कुछ अकाउंट के नाम ऐसे होते हैं। अब हम लोग जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस कर रहे हो तो आपको वर्कर को मजदूरी देनी पड़ेगी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस, अगर कुरियर करना तो उसका पोस्टेज का भी खर्चा आएगा। फिर उसके बाद खर्चा आएगा सैलरी स्टाफ को देने के लिए। डेप्रिसिएशन भी खर्चा है क्योंकि आपका एसेट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप भर रहे हो तो वो भी आपका क्या है, खर्चा है। लोग आजकल इंश्योरेंस लेते हैं कि भाई अगर कुछ टूट फूट जाए तो उसके सामने उन लोग को रिस्क कवर मिल जाए, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या है, खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी क्या है, खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, धंधा करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। भाई आज मुझे ग्राहक आया, खाली ग्राहक मेरे पास से डायरेक्टली गुड्स खरीद के जाएगा। आप कोई भी ज्वेलरी की शॉप में चले जाओ, कभी गए ये भी ज्वेलर्स के अंदर, कोई बड़े से बड़े ज्वेलर नहीं गए तो मम्मी को बोलना चलो अपना कहो ना ना स्वयं। अब देखना वो खाली आपसे धंधा लेने के लिए, धंधा लेने के लिए। मैंने वैसे लोग देखे हुए जो लोग खाली 500 रुपए की चीज एबी ज्वेलर्स में लेते हैं, उसका स्टाफ देखो, एबी ज्वेलर्स और दूसरा है आरएस ज्वेलर्स। आरएस ज्वेलर्स का बेटा हमारे पास पढ़ रहा है, आज भी बहुत अच्छे संबंध है लंदन में। वो बंदा पढ़ रहा था, हमने नीचे फूड मेला रखा हुआ, फूड मेला वे बैक मतलब 2015-16 में रखा हुआ था। पहली बार अहमदाबाद के अंदर किसी ने ऐसा काम किया था जहाँ पे बच्चा ही खुद करे और बच्चा कमाए। फिर उसके बाद सब लोगों ने कॉपी करना चाहा, फिर हमने बंद कर नहीं। उस टाइम पे ત્યારે અમને ખબર પડી એટલે એના સ્ટોલમાં છે ને સખત ભીડ હતી। એટલે પછી મેં કીધું આ કોણ હતા ત્યાં બધા જે ખાવ, તો કે મારા મામા ની બધા આજ નામ આવે, તો हो गया खत्म। फिर मुझे बीच में कहा कि મારા મામા નો ફોન આવે, શું આ, તો કે કે આપણા ત્યાં ગમે તે બહારના લોકો આવી શકે। મેં કીધું હા, જે સૌથી વધારે બિઝનેસ કરશે બધા પૈસા है ना એ જીતી ગયો। आपको माल बेचना है, कुछ भी हो जाए आपको माल क्या करना है, बेचना। तो जो तो मामा ने કહું કે કરી તમે તો તારા મામા છે તો કે એમનો સ્ટાફ આવીને ખાઈ જાય। કીધું હા વાંધો હવે સ્ટાફ કેટલો હોઈ શકે, 5-10 બે। તો મેં કીધું છે કોણ નામ, કે એબી જ્વેલર્સ માં મામા। ના ના એનો સ્ટાફ ના આવી શકે, ગાંડા 200 લોકોનો સ્ટાફ છે। પેલા બીજા બધા છોકરાઓ શું લગતા है 200 લોકો ટૂટી પડે ના એનો। फिर उस टाइम पे उसने बोला कि 200 लोग। अब उसका समझो उसके वहां पे 200 लोगों का स्टाफ,
500 रुपए की चीज देने जा रहे हैं, तो आपको जाओगे ना अंदर, तो जैसे ही वो पानी पानी नॉर्मल चीज तो दे, कोई कोल्ड कॉफी नहीं તમે मांगो दे पाना, बराबर। आपको ये पता है, ये कलादीप या ऐसा कुछ खुला हुआ है झांसी की रानी, कला मंदिर, कला मंदिर गए? कला मंदिर का जोरदार मार्केट। अगर कि मेरा छोटा बेटा है, उसको लेके अगर मैं जा रहा हूँ, मैं डिम्पल मैडम और वो लोग जा रहे हैं, उसको ले, तो હવે છોકરાઓને ગમે નહીં આમ વસ્તુ, નાનો છોકરો જાય તો વિચારે શું ડેડી ટોયઝ, हाँ એને કંટાળો, उसके लिए हम लोग ने प्लेग्राउंड रखो बच्चों, ત્યારે એ લોકોની આયા બેન આવે એટલે આયા બેન એટલે જે લેડીઝ ને बेटा रमसू આપણે चलो चलो रमीए આવી છે, और उसको खिलाएंगे। हाँ, કારણ કે તો તમે શોપિંग જલ્દી કરી શકો, उसका मोटिव देखा, उसको पैसा का। अब जैसे ઘણી વાર શું છે, લોકો છે ને બધું બહુ જોવે, બહુ જ્વેલરી જોવા ને બહુ જોવે, બહુ જોયા પછી છેલ્લે શું કરે, બહુ ભૂખ લાગી છે એવું કરે, ખાઈને બાજુમાં કંઈક નાસ્તો કરતા આવીએ એટલે પછી અમે આવીએ પાછું લેવા, ग्राहक बाहर चला गया फिर वापस ना आता, तो कला मंदिर कैंटीन में जाते, ये अच्छा है। हाँ, अब खा શું ખાશો? ના ના એવું કાંઈ નહીં, તમે કોઈ વડાપાઉં બોલે ના હું બ્રેડની આઈટમ નથી ખાતો, ઓ સાચું એવું જ પૌવા, उनके पास हर एक चीज है, आप बोलो वेगन फूड खाना, वेगन लेके दे रहे हैं, बट ना यहाँ से निकलवा। तो ये जो खर्चा हुआ वो ट्रेडिंग एक्सपेंस, ये कौन सा एक्सपेंस है? ट्रेडिंग एक्सपेंस, कि भाई मुझे धंधा चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो खर्चा करना। फिर उसका गुड्स स्टोलन अकाउंट, तो कई बार माल चोरी भी हो जाता है, तो ये भी खर्चा हो गया। मैं सोच के बैठा मेरा 10 कप है, 2 कप चोरी करके चला गया। कई बार गुड्स जो होते हैं वो ओनर खुद घर पे लेके चला जाए, ये भी एक खर्चा हो गया। धंधा तो अलग है ना, बिजनेस अलग है, उधर अलग है। अब बेचारा धंधा तो रोएगा कि सेठ जी को कहाँ मना बोल रहे हैं, सेठ जी अपने घर पे लेके सारी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, आग लग गई, हो गए गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। तो कई बार आपको धंधा करने के लिए फ्री सैंपल्स भी देना पड़ता है। आप लोग यहाँ से, यहाँ पे इंडिया के अंदर तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, हम लोग जाते हैं मठो लेवा के लिए, मठो लेवा जाना એટલે जो टेस्ट करा नाना भी चले, नेचुरल्स के अंदर चले जाओ, आइसक्रीम भी टेस्ट करवा, और वो अब धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया कि हमारा अर्धा लोगों ने एवा भूख्या अर्धो तो ત્યાં ખાઈ કરી પેટ ભરે। अब भाई ઘરેથી કીધું એ રાજભોગ લેતો આવજો મઠા, ભાઈ મઠાવાળા વિપુલ દુધાન ત્યાં ઉભો રહેતો, આ તો સીતા લેચા, આ તો રાજભોગ ને એવા બધા બધા અહીંયા પેલા શ્રીખંડો ચાખી લેશે, મેં છે રાજભોગ આપીને 500, પણ તે ગાંડા તો રાજભોગ પણ એ ચાખવા જશે। बिजनेसमैन के लिए तो खर्चा है कि नहीं, इसे बोला जाता है गुड्स गिवन एज, फिर आता है गुड्स गिवन एज चैरिटी। कई बार दान धर्म में भी दे देते हैं। कोई मान लो कोई गरीब बेचारा आ गया दुकान पे, तो वो है तो भाई नहीं ले भाई, तो ये बड़े बड़े लोग जो लोग मैट्रेसेस और उन सब की जिसकी दुकान की विंटर ना टाइम ऊपर जाए ધાબળાની બધું બહાર આપી દેતા ભાઈ, આપણે ભલે આપણે વેચશું પણ અમુક ધાબળાઓ પેલા ગરીબો જે રસ્તા ઉપર સૂતા है, तो वो लोग जो करते हैं वो लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी बोलते नहीं। એવા ઘણા બધા લોકો છે જે લોકો દર વર્ષે રસ્તામાં ગાડી ભરીને આખો સ્ટોપ જાય, ગાડી ભરીને જાય અને રસ્તામાં જેટલા લોકો હોય ને સૂતા है એના પર બ્લેન્કેટ ઓઢાઈને જતા है, बस उसकी कभी सोशल मीडिया पे बात नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो लोग अपना काम करे। वैसे लोग पर ये गुड्स तो चले गए दान तरफ, तो गुड्स गिवन एज चैरिटी, हम खर्चा तो हुआ भले फ्री में। अब कुछ इनकम्स होती है, इनकम कौन कौन सी? इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज आया, डिस्काउंट मिल गया हमें, रेंट दिया, रेंट आया हमारे पास, कमीशन आया, अप्रेंटिस प्रीमियम। ये अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है वो बस, अप्रेंटिस प्रीमियम का मतलब ये था कि सालों पहले इटली के अंदर एक टेलर था, और टेलर था गांव के अंदर, बहुत अच्छा टेलरिंग कर रहा था। तो एक बंदा है, उसने बोला सर मारे તમારે શીખવું છે ટેલરિંગ કરવા, તો ભાઈ તું ટેલરિંગ કરવા માટે તું આવે બધું કરે, પણ હું તને નહીં શીખાઈ શકું, તો એ કેમ નહીં શીખવાડો? તો કે કાલે ઉઠીને તું મારી બાજુમાં જ ખોલી દેતો, મારો ધંધો મળી જાય, હું તને શીખવાડું। તો કે ચલો હું ગેરંટી આપું છું, હું આ ગામડા નહીં, હું આ ગામડાથી 5 ગામડા દૂર પછી જ કામ કરું બસ, તો કોઈ વાંધો? તો કે ના વાંધો। તો કે તું મને લઈ કાલથી હું આવી જાઉં? તો કે ના કાલથી પણ મારા ના દો। તો કે હવે શું પ્રોબ્લેમ? તો કે જો મારી પાસે આટલા બધા લોકો આવતા છે, હું કામ કરું તો હું સ્પીડમાં કામ કરું, और तू आने काम करवा बेसे એટલે એક તો કામ શું થઈ જશે, સ્લો થઈ જશે, બીજું તું ભૂલ વધારે કરીશ, તો ભૂલ વધારે કરીશ તો નુકસાન કોને ભોગવવાનું? મારા ક્લાયન્ટ સાહેબ મને કહી જાય કે ભાઈ તમે કેવું સીવી આપ્યું, સ્ટીચિંગ કોણે કર્યું હતું? એ કર્યું,
એટલે તું ભૂલ કરીશ પછી જ શીખીશ. એ બધું ભૂલમાં તું જેટલું ભૂલ કરે એટલે મારા મટીરિયલ્સ યુઝ થશે, મારા રો મટીરિયલનું વેસ્ટેજ થશે, કેટલું બધું થશે. આટલું બધું મારા પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ના ના કરે તો કે પણ કઈક જોન માં થઈ જતું તો કે હું પૈસા પણ આપીશ, મારે રહેવાનું પણ છે, આમ જ છે, તો તમે મને રહેવા ખાવા પીવાનું બધું આપજો, હું શીખું છું ત્યાં સુધી હું તમને પૈસા. तो लोगों ने नक्की करो साहब यूं करो, एग्जांपल से 5000 रुपया, वो 5000 रुपए बिजनेस को मिल रहे, बिजनेस को क्या हो रहा है मिल रहा है, किसके मिल रहे हैं सिखाने, क्लियर. सो बेसिकली बिजनेस के लिए क्या बन जाती है इनकम. मान लो यूकेआईसी में कोई बंदा है कि मारे सीखું જ કેવી રીતે ભણાવશું પણ આવી જાય પણ ત્યાં દર મહિને 5000, તો यूकेआईसी માટે શું થઈ ગઈ इनकम થઈ गई, इनकम થઈ गई बिजनेस इनकम, क्लियर है. तो वैसी एक इनकम होती है अप्रेंटिस प्रीमियम, जो दे रहा है उसके लिए खर्चा है, पर बिजनेस को हमेशा क्या होगा इससे मिलेगा. ये सबसे ज्यादा चलता कहाँ पे होता है इंजीनियरिंग कॉलेज. जितने भी बच्चे इंजीनियर्स होते हैं ना जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं वो लोग जाते हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज में थियरी पढ़ लेते हैं, ये मशीन होती है. आप लोगों ने वो माइक्रोस्कोप देखा होगा 8 9 10 के अंदर पढ़ाते हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप और वो सारी चीजें लेंसेज सिखाते हैं वो सब. आपकी स्कूल वालों ने एक माइक्रोस्कोप के अंदर सबको दिखा दिया क्या माइक्रोस्कोप क्या है. बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बजट नहीं होता, वो लोग सिखाते हैं हाउ डज मोटर वर्क्स, इलेक्ट्रोमोटिव्स कैसे काम करता है, एक गाड़ी बनती कैसे, उसका इंजन कैसे बनता है, क्या करता है. अब हर एक कॉलेज तो गाड़ी का इंजन रखेंगे नहीं, थियरी में सिखा दिया. अब आपको सही में सीखना हो तो आपको कहाँ पे जाना पड़े, कोई बड़ी गाड़ी कंपनी मारुति में जाना पड़े, हुंडई में जाना पड़े. अब जब मारुति और हुंडई में आप जब जिस दिन जा रहे हो ना, वो लोग बोले भाई तू आई से ना हमारी गाड़ी में प्रोडक्शन पकड़ी जाए, तू नानी मोटी भूल कर ले हमारा तो लाखों नुकसान जाए. तो वो लोग बोले नहीं प्लीज सिखाओ, बोले ओके कोई बात नहीं 20,000 रुपए दे दे, कल से आना 1 महीने के लिए 20,000 रुपए में जो तुझे देखना है वो देख सीख, क्लियर है. तो वो उनके लिए क्या बन जाती है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पक्का. अब आपके पास एक पूरा लिस्ट है, मैं आप लोगों के पास एक पेज में ये एक पेज का जो 21 नंबर अभी भी पीछे मैंने यहाँ पे खाली कट पेस्ट करके रखे हुए हैं. आपको एक लिस्ट दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा. मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 3 10 हुए 3 15 तक आप लोग खाली वो लिस्ट पढ़ो. पेज नंबर 21 आओ ये खाली जो है लिस्ट को खाली पढ़ो और पेंसिल से डॉट करना जो चीज आपको समझ में आए. सर आनो मतलब શું है, क्लियर है. 5 मिनट दे रहा हूँ शांति से पढ़ो. हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट. हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है. देखते हैं क्या है इसमें. अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं. और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स. इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया. और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है. और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा. और स्पेशली अगर अब ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा. तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी. लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स हमारी जो अकाउंट स्टेट को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100. डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है. यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो. तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए. तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में. बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ. डन. ओके, डाउट
किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है जहाँ पे आप गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो किसान के विकास के लिए, किसान मतलब फार्मर के विकास के लिए आप वो पैसा दो, वो गवर्नमेंट फार्मर तक पहुंच जाएगी और आपको थोड़ा बहुत ब्याज देगी। वन काइंड ऑफ वो इन्वेस्टमेंट, वन काइंड ऑफ वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। चलो फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट, ये आपको नाम, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट। बहुत पहले क्या था, बैंक हर गांव के अंदर थी नहीं, तो हर गांव के अंदर क्या था, पोस्ट ऑफिस हुआ था। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट मतलब लोग क्या बचत कहाँ पे, बैंक तो है नहीं गांव के अंदर, तो लोग है ना पोस्ट ऑफिस को बचत करने के लिए, तो वो जैसे ही आप उसको बचत करने के लिए पैसा दो तो वो एक सर्टिफिकेट देता था कि हाँ आपने हमें पैसा दिया हुआ है और हम आपको इतना ब्याज देंगे। तो वो बेसिकली वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, वन काइंड ऑफ क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर कार्टेज अकाउंट, कार्टेज मतलब जो हाथ गाड़ी से माल लेके आते हैं ना, उसे कार्टेज बोला है, उसे क्या बुलाया जाता है, कार्टेज। तो उसको भाड़ा तो देना पड़ेगा, तो बेसिकली इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस। फिर पोस्टेज एंड है वो जो पहले तो लोग खत लिखते थे, ईमेल था नहीं, तो खत लिखे तो पोस्ट ऑफिस वाले चार्जेस जो लेते उसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम होता है। आजकल तो टेलीग्राम भी बंद हो गया। चलो पेटेंट्स एसेट होती है। मान लो मैंने कोई दवाई ढूंढ ली, ये ढूंढ लिया, तो उसका मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, तो उसे वो पेटेंट करवा, उसे मैं क्या करवा दूंगा, पेटेंट। तो अगर किसी को यूज करना है तो मुझे उसका पैसा मिलेगा। प्रोविडेंट फंड थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में। डिविडेंड रिसीव, जो कंपनी के अंदर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप बन जाते हो उसके शेयर होल्डर। आप क्या बन जाते हो, उसके शेयर होल्डर, मतलब मालिक बन जाते हो। तो जो कंपनी प्रॉफिट करेगी वो सब मालिक के बीच में बांटेगी। वो जो बांट रही है, वो जो आपके हिस्से में जो पैसा आता है उसे डिविडेंड बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड, डिवाइडेड अर्निंग, डिवाइडेड अर्निंग, इसलिए इसका नाम आ गया डिविडेंड। क्लियर है। चलो फिर ब्रोकरेज मतलब दलाली। कुछ बार ऐसा होता है कि कोई चीज आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो एक दलाल को रखना पड़ता है, ब्रोकर को, वो अपना पैसा ले लेते हैं। वो आइदर इनकम होती है या तो फिर एक्सपेंस होता है। कई बार बिजनेस भी कमा लेती है, कई बार बिजनेस को देना भी पड़ता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, ये तीन रूल जो है ना वो याद हो। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बीएल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा और डिटेलिंग में करेंगे, इसको लर्न करने की ट्राई करेंगे। और ये हम कोई जन अकाउंट्स वाला को हम काटे ना चप्पू मारने, तो लोनी जगह ना બધું નીકળવું જોઈએ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। उतने हद तक याद हो जाए, उतने हद तक क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाए। क्लियर है। इसमें याद करने का तरीका, अब आपका आज का काम क्या है वो मैं बता देता हूँ। पीछे की साइड पे एक चीज दी हुई, देखो नेक्स्ट पेज दिया हुआ है, हाँ, वहां पे आप लोग को ये बोला हुआ है कि भाई क्लासिफाई करना है, सारे नाम दे के रखे। कितने नाम, 40 ना। पहले 1 से 20 के बीच में पेंसिल्स है, पेंसिल्स अभी भी वर्ड यूज करना, पेंसिल्स है, आर पी या एन। पर्सनल, पी पर्सनल, आर मतलब रियल, एन मतलब नॉमिनल। आपको जो लगे वो लिखो। क्लियर है। मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आपका 50% ही सही है, 20 में से 10 ही सही हो सकते हैं। क्लियर है, बाकी गलत है। और कोई बात नहीं, गलत तो कोई कंपटीशन नहीं है, इसको मुझे समझाना है, इसलिए मैं सारे के सारे 40 समझाने वाला हूं। तो अभी बीच में सर आनो मतलब नहीं, खबर पड़ी छोड़ दी। क्लियर है। जो पता चले वो लिखो, और जैसा